बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 6 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बर्नौलीज इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन में बच्चे ये समझते हैं कि बर्नौली एक साइंटिस्ट का नाम है। एक्चुअली में बर्नौली एक फैमिली है जिसका सर नेम जो है वो बर्नौली है। उसमें बहुत से लोग आते हैं। जो बर्नौली की हम यहां बात कर रहे हैं वो है डैनियल बर्नौली। तो याद रखिएगा, तो ये बर्नौली इक्वेशन देने वाला जो शख्स था इसका एक्चुअली में नेम था डैनियल बर्नौली। अब इसने ये इक्वेशन क्यों डिराइव की, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम लोगों ने हर जगह पर, चाहे वो मैकेनिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे कोई भी और फील्ड हो, हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जरूर पढ़ा। और हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा होल्ड करता है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। बिल्कुल इसी तरह से डैनियल बर्नौली ने यह सोचा कि जब फ्लूइड्स मूव करते हैं, यानी कि फ्लूइड डायनामिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स की जो स्टडी है उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड तो करना चाहिए। तो एक्चुअली में बर्नौली इक्वेशन क्या है? बर्नौली इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही कहने का एक अंदाज है, लेकिन किसके लिए? फ्लूइड्स के लिए। तो याद रखिएगा, बर्नौली इक्वेशन जो है बेसिकली बेस करती है किस पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ना ही एनर्जी बनाई जा सकती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाते हुए जितनी एनर्जी दी थी, क़यामत तक टोटल एनर्जी इतनी ही रहेगी। आप एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में तो जा सकते हैं, लेकिन आप नई एनर्जी जीरो से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जरा देखते हैं कि ये डैनियल बर्नौली ने जो हमें इक्वेशन डिराइव करवाई है उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशंस और सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियोज उसने क्या जो है सपोज किए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इमेजिन करें कि आपके पास एक ये पाइप है। अब जरा इस पाइप का एक तरफ से एरिया देखें A1 और दूसरी तरफ से एरिया देखें A2, और नजर आ रहा है कि दोनों एरियाज सेम है। यानी कि मैं कहूंगा ये पाइप क्या है? यूनिफॉर्म साइज का है, यूनिफॉर्म एरिया का है। नाउ थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिचुएशन को डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। हम क्या करेंगे, एक तरफ से एरिया ज्यादा रहने देते हैं, जबकि दूसरी तरफ से जो हमारे पास एरिया है पाइप का उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पाइप है, क्या ये यूनिफॉर्म साइज का पाइप है? नहीं, ये एक नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप है जिसका एरिया एक तरफ से ज्यादा और एक तरफ से कम है। लेकिन अभी भी अगर आप ग्राउंड से इनकी हाइट देखें तो दोनों तरफ से जो हाइट है वो ऑलमोस्ट सेम है। नाउ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं सिनेरियो को। हम क्या करते हैं, इस पाइप का एक एंड जमीन से ज्यादा ऊंचा रखते हैं, जबकि दूसरा एंड जो है उसको जमीन के थोड़ा करीब ले आते हैं, जिससे हमारे पास ना सिर्फ इनके एरियाज का डिफरेंस होगा बल्कि इनकी हाइट्स का भी डिफरेंस होगा। तो जरा देखें, इस अपर एंड के ऊपर आप देख रहे हैं एरिया जो है उसे मैं A1 कह देता हूं और जमीन से जो उसकी हाइट है उसे मैं H1 कह देता हूं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो पाइप का लोअर एंड है, निचला सिरा है, उसका एरिया जो है मैं उसको A2 कह देता हूं और इस हाइट को मैं H2 कह देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, जरा एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। हम इस पाइप के अंदर का सिस्टम देखते हैं कि फ्लूइड इसमें से किस तरह से फ्लो कर रहा है। तो जरा देखिए, अगर मैं इस पाइप को थोड़ी देर के लिए ट्रांसपेरेंट कर दूं तो आपको इसमें फ्लूइड भी फ्लो करता हुआ नजर आएगा। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अपर एंड पर इसकी वेलोसिटी को मैं V1 और लोअर एंड पर इसकी वेलोसिटी को मैं V2 कह देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से अब इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है। ये देखिए, मेरे पास एक लेयर मैं इमेजिन करता हूं इस फ्लूइड की अपर एंड पर, जिसको मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। अब आपको मालूम है इस लेयर से पीछे भी तो फ्लूइड है। अब वो जो पिछला फ्लूइड है वो इस लेयर पर एक प्रेशर डालेगा इधर को, जिसकी वजह से इस लेयर को एक फोर्स का सामना करना पड़ेगा। ये जो प्रेशर है इसकी डायरेक्शन नोट कर लें।
कि ये प्रेशर जो है वो इनवर्ड है, ये जो हमारे पास फ्लूइड की लेयर है ये उस प्रेशर की वजह से थोड़ा आगे जाएगी, मूव करेगी। सपोज करें इसने डेल्टा x1 डिस्टेंस मूव किया। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास अपर एंड पर आप सारा सिनेरियो देख रहे हैं, इसमें ये जो टोटल पानी हमारे पास मूव किया, इसे मैं कह देता हूं कि ये डेल्टा m है, यानी ये इतना मैस है। अब क्योंकि अब हमारे पास जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल है, तो जितना फ्लूइड यहां अपर एंड पर मूव किया वो तब ही मूव कर सकता है जब एग्जैक्ट उतने ही वॉल्यूम, उतने ही मैस का फ्लूइड लोअर एंड पर भी मूव करे। तो लोअर एंड पर क्योंकि ये थोड़ा सा नैरो एंड है, यहां पर अगर वही लेयर मूव करे तो सपोज करो उतना ही पानी डिस्प्लेस करने के लिए इस लेयर को ज्यादा डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा। सपोज करें इसे हम डेल्टा x2 डिस्टेंस कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये सारा सिनेरियो जो आपके सामने मैंने बनाया है, ये है वो डायग्राम जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप लोगों ने अपने पेपर पे बनानी है। तो सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बेसिकली बर्नौली इक्वेशन को पढ़ने के लिए जो डायग्राम है वो किस तरह से है। तो इसको मैंने आपके सामने डिटेल में डिस्कस किया। आइए जरा देखते हैं कि ये आर्टिकल किस तरह से लिखना है। स्टूडेंट्स, ये वही डायग्राम जो मैंने अभी आप लोगों को एनिमेशन में दिखाई, मैंने यहां पर आपके सामने ड्रॉ की है और आप वही सारे फीचर्स देख रहे हैं इसमें। याद रखिएगा, बर्नौली ने जब ये इक्वेशन डिराइव की तो उसने कहा ये जो अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड में 3-4 बातें होनी चाहिए। और वो 3-4 बातें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वही जो आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कि हमने कंसीडर क्या करना है, वी हैव टू कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है अगर आपको याद हो, जिसमें 3 बातें हो। नंबर 1, नॉन विस्कस हो, यानी उसकी विस्कोसिटी 0 हो, फ्रिक्शन ना हो उसकी आपस में भी लेयर्स में, और उसकी पाइप के साथ भी किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन ना हो। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हमने यहां पर सिर्फ सपोज ही करना है। आइडियल सिचुएशन को तो हम कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए, आइडियल फ्लूइड जो हमने सपोज करना है वो इनकंप्रेसिबल भी होना चाहिए। इनकंप्रेसिबल का मतलब है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे। अगर यहां पर उसकी कुछ डेंसिटी है तो यहां पर आने पर भी उसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, डेंसिटी चेंज ना हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है कि जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो हो। स्टेडी फ्लो क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। अब यहां पर बच्चों के जहन में बहुत से सवाल आते हैं जिनको इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने आपके पूछे बगैर ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, पहली चीज तो यहीं पर बच्चे पूछते हैं कि सर आपने बोला स्पीड कांस्टेंट होगी। इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था कि हमारे पास यहां पर जो एरिया है वो कम है, और एरिया कम हो जहां पर तो वहां स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप पानी लगा रहे हैं गमलों को और आप पानी के पाइप को आधा अंगूठे से कवर कर दें तो बाकी एरिया कम हो गया। जब एरिया कम हो जाएगा उसमें से बड़ी तेजी से पानी निकलेगा, तो यहां पर स्पीड कम होगी और यहां पर स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी फ्लो। इस बात का आंसर ये है स्टूडेंट्स कि आपने इस स्पीड को इस स्पीड से कंपैरिजन नहीं करना। अगर इस पॉइंट पर एक फ्लूइड पास करता है, उसकी स्पीड थी 2, फिर पीछे से एक और पार्टिकल आता है उसकी स्पीड थी 2, और फिर पीछे से एक और पार्टिकल आता है उसकी स्पीड थी 2, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आपने इस पॉइंट पर हमेशा इस पॉइंट पर से गुजरने वाले पार्टिकल्स को आपस में कंपैरिजन करना है। अगर उनकी स्पीड कांस्टेंट है इस पॉइंट के ऊपर तो हम कहेंगे ये एक स्टेडी फ्लो है। एक चीज तो बच्चे ये पूछते हैं। दूसरी चीज स्टूडेंट वो ये पूछते हैं कि सर आपने ग्राउंड से हाइट ली है, अब ये जो हाइट है ये आप पाइप के निचले पोर्शन से ले रहे हैं, तो ये आप पाइप के ऊपर वाले पोर्शन से भी ले सकते हैं, मिड से भी ले सकते हैं। तो ये तो हमारे पास डिफरेंट हाइट्स बनेंगे। इसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो सिचुएशन है ये बहुत एग्जैजरेटेड है। इसमें मैंने पाइप को बहुत बड़ा करके दिखाया है, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये हाइट और ये हाइट बड़ी
करीब करीब है, इसका डायमीटर और इसकी हाइट जो है वो आपस में करीब करीब है। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में ये पाइप जो है ये इतना पतला होगा और ये हाइट इतनी ज्यादा होगी इसके मुकाबले में कि फिर आपको ये मसला नहीं होगा कि आपने हाइट यहां से लेनी है या मिड से लेनी है, या क्योंकि ये पाइप होगा ही बहुत पतला। एक और चीज जो बच्चे पूछते हैं वो क्या है, और वो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर नजर भी आ रही है। देखिए, इस लेयर के ऊपर फ्लूइड की जो पिछली लेयर है वो इस पर एक प्रेशर डालेगी। ये वाली लेयर पानी, इस अगर ये पानी है तो इससे पीछे भी तो पानी होगा ना, तो वो पानी उस पर एक प्रेशर डालेगा। अब वो प्रेशर की वजह से ये लेयर इधर गई। अब मैं यहां पर कहता हूं कि ये लेयर भी आगे जाएगी, लेकिन इधर देखें, इधर प्रेशर का साइन इनवर्ड है, यानी कि प्रेशर इधर को लग रहा है लेकिन फ्लूइड आगे को जाएगा। अब ये बात जो है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रेशर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो ये है कि प्रेशर हमेशा चीजों को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी के अंदर ये एक बॉक्स जो है वो डालें, तो इस बॉक्स पर जो पानी प्रेशर अप्लाई करेगा वो हमेशा हर तरफ से इनवर्ड होगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल देखें चाहे आप वर्टिकल देखें। बिल्कुल इसी तरह से जो अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाई, तो हमारे पास आप इमेजिन करें ये जो लेयर है, इस लेयर से जो पिछला पानी है वो भी इनवर्ड जो है वो पुश करेगा, और वो जो हमारे पास लेयर है उससे जो अगली लेयर होगी वो भी इनवर्ड ही पुश करेगी। वो और बात है, क्योंकि हमारे पास यहां से गिरते हुए इतनी स्पीड आ गई थी फ्लूइड के पास कि वो जो अगली लेयर इनवर्ड पुश कर रही है वो उसका कुछ नहीं कर सकेगी, ये फिर भी फ्लूइड इधर को ही मूव कर जाएगा। तो स्टूडेंट, ये कुछ बातें हैं जो बच्चे पूछते हैं। अब जरा स्टार्ट करते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। उससे पहले ये सारी बातें आपने लिखनी है और आपने सारा पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप बताएंगे कि अपर एंड जो है उस पर एरिया A1 है, उस पर प्रेशर P1 लग रहा है, वेलोसिटी V1 है, हाइट H1 है, मास डेल्टा M है और डेल्टा X1 जो है उसका डिस्टेंस है। ये सारी बातें आप लोगों को ये पेज के ऊपर नजर आएगा, एक पूरा पैराग्राफ। तो आप लोगों ने ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें वो सारी कंडीशंस बता रहे हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन हम लोगों ने कैसे पढ़नी है, वो आप लोगों को लाजमी जो है वो लिखनी है। तो मैं अब आपके पास डायरेक्ट मैथमेटिकल डेरिवेशन को डिस्कस करता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपर एंड पर कितना वर्क हो रहा है। तो देखिए जी, वर्क एट अपर एंड, और वर्क का फॉर्मूला तो हम सबको मालूम है, वर्क एफ डी कॉस थीटा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां पर मुझे मालूम है कि प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन आप लोगों ने 10th में पढ़ी कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब यहां तो प्रेशर को मैंने P1 बोला है और जो फोर्स होगी उसको मैं F1 बोलूंगा और जो एरिया होगा उसको A1। यहां से मैं कह सकता हूं कि फिर F1 किसके बराबर आएगा, एरिया उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P1 इंटू A1। इस इक्वेशन से मैंने फोर्स का फॉर्मूला निकाला। अब क्योंकि मैं वर्क कहां फाइंड आउट करूं, अपर एंड पर, तो मैं वर्क के साथ W1 लिखूंगा, फोर्स के साथ F1, डिस्टेंस के साथ भी D1 लिखूंगा। अब W1 एज इट इज, लेकिन हमने देखा फोर्स कितनी है, तो फोर्स F1 तो कितनी आई है, P1 A1। D1 क्या है स्टूडेंट्स, अपर एंड पर जो उसने डिस्टेंस मूव किया, तो अपर एंड पर कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, डेल्टा X1। अब बाकी रह गया कॉस थीटा। थीटा किस किस के दरमियान है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। देखिए, प्रेशर इधर को लग रहा है, फोर्स भी इधर को लग रही होगी, तो फोर्स इधर को और लेयर भी इधर को ही मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर को, तो इनके दरमियान एंगल तो जीरो बना क्योंकि पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है। और cos 0 आप सबको मालूम है कितना होता है, cos 0 होता है 1। तो हमारे पास W1 आ जाएगा
P1 A1 del x1। ये है हमारे पास वर्क का फॉर्मूला। एक और चीज जो यहां पर मैं आपके पास मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि डेल्टा एक्स क्या है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस। और डिस्टेंस आप लोगों को मालूम है स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो यहां से डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? तो s इज इक्वल टू टी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा s इज इक्वल टू vt। तो हमारे पास ये डिस्टेंस है ना s, बस मैंने यहां पर उसको डेल्टा x1 बोल दिया। तो मैं इस डिस्टेंस की जगह P1 A1 डेल x1 की जगह डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहां जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? v1। तो मैं ये है W1 का फॉर्मूला जो आप लोगों के सामने लिखूंगा। अब जरा देखिए, ये हमारे पास W1 का फॉर्मूला है। ये वर्क हो गया इस लेयर के ऊपर, इस फ्लूइड के ऊपर पिछले वाले फ्लूइड ने जितना वर्क किया वो ये वर्क है। तो वर्क एट अपर एंड। अब जरा देखें लोअर एंड पर इस फ्लूइड से जो अगला फ्लूइड होगा जिसको मैंने यहां पर शो नहीं किया हुआ, वो इसको मैंने बताया क्या करेगा? वापस को धक्का देगा। तो ये जो वर्क करेगा वो नेगेटिव होगा। उसकी रीजन क्या होगी मैथमेटिकली देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है, अब हम डिस्कस करते हैं वर्क एट लोअर एंड। तो लोअर एंड पर मैं W2 कह देता हूं, और ये भी किसके बराबर आएगा? F D cos थीटा। लेकिन F2 आएगा। अब स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि फोर्स किसके बराबर है? प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर भी मैं कहूंगा कि यहां फोर्स किसके बराबर होगी? तो प्रेशर इनटू एरिया ही होगा। लेकिन अब अपर एंड है, और अपर एंड पर जो प्रेशर है वो P2 है और जो एरिया है वो A2 है। तो मैं ये F2 की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो ये W2 आ जाएगा। F2 कितना आया? P2 A2। D2 क्या है? डिस्टेंस। जो उस फ्लूइड ने डिस्टेंस मूव किया लोअर एंड पर, और वो कितना डिस्टेंस मूव किया? डेल x2। तो D2 की जगह आ गया डेल x2। बाकी रह गया एंगल। एंगल किस किस के दरमियान होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो फ्लूइड है ये इस फ्लूइड को जिसको मैंने शेड में बनाया अंदर वापस को धक्का देगा, और फोर्स इधर को हुई। लेकिन क्योंकि उसके पास एनर्जी है वो फिर भी आगे को चला जाएगा। यानी कि एक हमारे पास फोर्स इधर को लग रही है लेकिन फ्लूइड आगे को जा रहा है, तो हम कहेंगे ये एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन बन रही है। तो एंगल बना 180, और cos 180 कितना होता है? -1। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा -P2 A2 डेल x2। अब डेल x क्या है? जैसे कि मैंने बताया आपको डिस्टेंस, और मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। s इज इक्वल टू vt। तो मैं इस डिस्टेंस की जगह vt लिखूंगा। तो ये डिस्टेंस की जगह vt, लेकिन यहां वेलोसिटी के साथ भी 2 आ जाएगा। ये है स्टूडेंट्स W2, और W2 के साथ जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा देखते हैं टोटल वर्क कितना हुआ। तो हम देखते हैं जी टोटल या नेट वर्क। तो नेट वर्क डन कितना हुआ? दोनों वर्क्स को ऐड कर देते हैं। तो टोटल वर्क हुआ W1 प्लस W2। अब W1 कितना है जी? W1 है हमारे पास, अभी मैंने फाइंड आउट किया कि P1 A1 V1 T। और W2 तो नेगेटिव है, और कितना है? -P2 A2 V2 T। नाउ स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से मेरी बात सुननी है आप लोगों ने। अभी आप लोगों ने पढ़ा लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं फिलहाल।
देखें, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वो कहती है कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया। अब हमारे पास अगर मैं यहां टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो उससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने टाइम से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा A2V2T। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है। जरा इनका यूनिट देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ये सेकंड, सेकंड से क्या? मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर क्यूब, कुछ स्टूडेंट्स याद आता है मीटर क्यूब किसका यूनिट है? मीटर क्यूब तो वॉल्यूम का यूनिट है। इसका मतलब ये जो लिखा है ये हमारे पास वॉल्यूम लिखा है, तो मैं कह देता हूं कि ये वॉल्यूम है और मैं इसको कैपिटल V से शो करूंगा। तो ये हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई कि A1V1 ये जो चीज है और A2V2 ये जो चीज है ये आपस में बराबर है, और है भी क्या? ये वॉल्यूम है। तो मैं लिखूंगा W फिर किसके बराबर आया? P1 इंटू वॉल्यूम। इसकी जगह A1V1T की जगह मैंने वॉल्यूम लिख दिया, माइनस P2 और फिर A2V2T वो भी वॉल्यूम है, और वॉल्यूम तो कॉमन आ रहा है तो मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू वॉल्यूम, मैंने कॉमन ले लिया और अंदर रह गया P1 माइनस P2। अब अगली बात स्टूडेंट्स, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मैस। आप लोगों ने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी को यहां हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? मैस ओवर डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम की जगह मैं लिखूंगा मैस ओवर डेंसिटी साथ P1 माइनस P2। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल नेट वर्क आ गया। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। स्टूडेंट्स आप इस डेरिवेशन को यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लें और ये इक्वेशन आप लोग फौरन से लिख लें। अब मैं ये सारी चीज मिटाकर सिर्फ ये इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखूंगा जो रिजल्ट आया, और मैं इस डेरिवेशन को मजीद कंटिन्यू करता हूं। स्टूडेंट्स वो इक्वेशन जो मैंने आप लोगों को नोट करने को बोला वो देखिए मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। ये वो वर्क है जो इस फ्लूइड पर ओवरऑल टोटल वर्क जो नेट वर्क हो रहा है वो ये दे। अब वर्क हो रहा है, आपको याद है चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम लोगों को पढ़ा था कि जब भी वर्क हो तो किनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या दोनों चेंज होती हैं, और यहां दोनों चेंज होती नजर आ रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां वेलोसिटी कुछ और है और यहां पर वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब किनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, और यहां हाइट कुछ और है और यहां हाइट कुछ और है, और हाइट चेंज होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। तो मैंने वर्क तो अप्लाई कर दिया, अब इस वर्क की वजह से जो चेंजेस आई हैं किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए किनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है जरा देखते हैं। किनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। जब भी आपने चेंज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें। अब किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। फाइनल किनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, यानी कि फाइनल ये स्टार्ट हुआ था यहां से फ्लूइड, ये फाइनल है, तो फाइनल पर स्पीड कितनी है? v2 है, तो फाइनल वेलोसिटी में v2 लिखूंगा, माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल किनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ही होगी, लेकिन इनिशियल इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है। तो ये है किनेटिक एनर्जी का चेंज। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं आप लोगों के सामने। नाउ स्टूडेंट्स अगली बात जरा देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, क्योंकि यहां हाइट कुछ और है, यहां हाइट कुछ और है, और पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो वो हाइट की वजह से होती है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दूंगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है mgh। फाइनल पॉइंट ये पॉइंट है और यहां हाइट कितनी है h2, तो mgh के साथ 2 आ जाएगा। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी mgh होगी, लेकिन यहां पर हाइट h1 है। नाउ स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। और एक्चुअली में अगर आपने ये तीनों इक्वेशंस 1, 2 और 3 ड्राइव कर ले तो आप समझें कि आपका बर्नौली इक्वेशन जो है यहीं पर खत्म हो जाता है। नॉट लिटरली, लेकिन सारी एफर्ट यहां तक है, उससे आगे का काम बहुत आसान है। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट मैं क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि स्टार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बर्नौली ने ये सारी इक्वेशन किस बेस पर डिराइव की थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पर डिराइव की थी। तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी ना बनाई जा सकती ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो फिर एनर्जी कहां से आती है, वर्क करेंगे तो एनर्जी आएगी। यानी कि हम कहेंगे कि जब भी हम वर्क अप्लाई करते हैं तो कुछ किनेटिक एनर्जी में चेंज आता है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। ये वर्क कहां से लेकर आऊं और पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी कहां से लेकर आऊं, तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 वर्क बता रही है, इक्वेशन नंबर 2 किनेटिक एनर्जी का चेंज बता रही है, इक्वेशन नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता रही है। यानी कि आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वर्क का जो हमारे पास आंसर दिया हुआ है वो मैं पुट करता हूं m/ρ P1 माइनस P2। किनेटिक एनर्जी का जो चेंज दिया हुआ है वो भी मैं लिखता हूं हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये सारी मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। और फिर पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो mgh2 माइनस mgh1। स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप देखेंगे यहां से मैस कॉमन आ रहा है और मैं मैस को कॉमन लूंगा तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू, यहां से मैस कॉमन लेते हैं। अब यहां भी मैस है, यहां भी मैस कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर। यहां से भी मैस चला गया, यहां से भी मैस कॉमन चला गया, यहां से भी मैस कॉमन चला जाएगा तो क्या रह जाएगा GH2। यहां से भी मैस कॉमन चला जाएगा तो GH1। नाउ स्टूडेंट्स, ये मैस से कैंसिल हो जाएगा जब उधर जाकर डिवाइड होगा। तो हमारे पास क्या रह गया P1 माइनस P2। अच्छा, ये जो रो है इसको मैं उधर ले जाता हूं तो P1 माइनस P2, ये रो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गई, मैस तो चला गया ना, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास अंदर क्या है, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर माइनस GH2 माइनस GH1। अब ये जो रो है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, ये रो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस रो GH2 माइनस रो GH1। स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस सारी चीज को रीअरेंज करूंगा। रीअरेंज कैसे करूंगा, 1 वाली टर्म्स एक तरफ ले आऊंगा जिनके साथ 1 लगा हुआ है, जिनके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, ये भी 1 लगा हुआ है और ये भी 1, इनको एक तरफ, और जो 2 वाली टर्म्स है स्टार के बगैर वाली उनको एक तरफ ले जाऊंगा। ये P1 है, ये माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर है, ये माइनस से उधर आकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो हाफ रो v1 स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आया, ठीक है। ये भी माइनस की टर्म में उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी तो प्लस रो GH1। देखिए 1 वाली टर्म सारी एक तरफ आ गई।
अब जरा देखते हैं आगे, ये -P2 है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये +P2 हो जाएगा। और फिर हमारे पास ये हाफ रो V2² ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, और ये -ρgH2 भी उधर मौजूद है, +ρgH2। स्टूडेंट्स, ये है हमारी बर्नौली इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आपको बॉयल्स लॉ याद होगा, बॉयल्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने। बॉयल्स लॉ क्या कहता था? P1V1 = P2V2 = P3V3, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर मैं इसी तरह से कहूं कि P1V1 P2V2 P3V3 P4V4 P5V5 बराबर होंगे, तो मैं सिंपल ये क्यों नहीं कह देता कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है या प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस वजह से बॉयल्स लॉ को फिर हम यूं ही लिख देते हैं, PV = K। बिल्कुल इस तरह से आप देख रहे हैं, 1 और 1 और 1, फिर 2 2 2, फिर इसी तरह 3 3 3। तो मैं एक सिंपल 1 1 हटा कर मैं कह देता हूं P + ρg, पहले ये टर्म लिख देता हूं, प्लस हाफ रो V1² प्लस ρgH1, ये 1 हटा दिया मैंने हर तरफ से, तो ये हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास बर्नौली की ही एक और फॉर्म बनती है। लेकिन इस स्टेटमेंट को अब लिखना किस तरह से है स्टूडेंट्स, ये हम देखते हैं डिटेल में। स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है कि हम बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं और इसको स्टेट करें। इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी उसको समझने के लिए भी आपको दो बातें और समझनी है। ये देखिए, बर्नौली इक्वेशन आपके सामने लिखी है मैंने। प्रेशर पहली टर्म सबको मालूम है कि पहली टर्म क्या है? पहली टर्म है प्रेशर। प्रेशर में क्या ऐड हो रहा है? प्रेशर में एक ऐसी चीज ऐड हो रही है जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा। ये क्या है? हाफ रो V²। अब स्टूडेंट जरा तवज्जो से देखिएगा, हाफ रो V² को, हाफ को मैं एज इट इज लिख देता हूं, रो को छोड़ दें और V के स्क्वायर को भी मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब ये दरमियान में हमारे पास रो है। रो क्या है? डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैंने मैस ओवर वॉल्यूम किसकी जगह लिखा है? डेंसिटी की जगह। अब ये हाफ mv², इसको तो आप जानते हैं ना, ये तो किनेटिक एनर्जी है। लेकिन फर्क ये है कि इस किनेटिक एनर्जी के नीचे वॉल्यूम भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो हाफ रो V² की दूसरी टर्म है, ये एक्चुअली किनेटिक एनर्जी है, लेकिन टोटल किनेटिक एनर्जी नहीं, एक वॉल्यूम की किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो तीसरी टर्म है इसको भी जरा देख लेते हैं। तीसरी जो टर्म है हमारे पास वो है ρgH। ρgH को भी आप नहीं जानते, लेकिन अगर मैं रो की वैल्यू पुट करूं, GH को एज इट इज रहने दें। रो क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और mgh तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये जो तीसरी टर्म है ये क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये जो तीन टर्म्स ऐड हो रही है, इनमें पहली प्रेशर है, दूसरी किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तीसरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और ये इक्वेशन क्या कह रही है कि प्रेशर, किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। हमेशा कब? जब आपका फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस हो, इनकंप्रेसिबल हो और स्टेडी फ्लो हो। तो स्टूडेंट्स यहां से स्टेटमेंट आती है। सबसे पहले तो आप ये बात लिखेंगे कि व्हाट बर्नौलीज स्टेट, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, फॉर ए नॉन विस्कस इनकंप्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो, अगर ऐसा फ्लूइड हो, स्टेडी फ्लो फ्लूइड, फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे कि इन तीन चीजों का सम कांस्टेंट रहेगा। किन तीन चीजों का? सम ऑफ, पहली चीज क्या है? प्रेशर, सम ऑफ प्रेशर
दूसरी चीज क्या है, किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और तीसरी चीज क्या है स्टूडेंट्स, तीसरी रो जी एच, और रो जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बर्नौलीज की स्टेटमेंट।